पुष्पनगर राज्य में अचानक से डकैतों का उत्पात बढ़ गया है। राज्य के दक्षिण में स्थित जंगल में उनका अड्डा है। पुष्पनगर राज्य का एक प्रमुख प्रवेश द्वार है जो इस जंगल से गुजरकर जाता है। उस रास्ते से कई लोगों का राज्य के भीतर या बाहर आना जाना लगा रहता है। डकैतों को लगता है कि वो लोगों के पास जरूर कुछ कीमती सामान होगा और उनका ये अनुमान गलत भी नहीं था। कई दिनों के अंदर ही उन्होंने एक जमींदार और कई सारे अमीर व्यापारियों को लूट लिया था। पिछले हफ्ते जब एक बारात वहाँ से गुजर रही थी तो उन्होंने उन पर भी धावा बोल दिया और ये सब खबरें महाराज तक पहुँचते रहते। पुष्पनगर राज्यसभा का दृश्य। महाराज चिंतित होकर बैठे हुए हैं। वो अचानक से कहते हैं, सेनापति, क्या तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो? राज्य में अचानक से डकैतों का बसेरा बनने के बारे में तुम्हें कुछ ज्ञात है या नहीं? सेनापति उत्तर देता है, महाराज, खबर तो मुझे भी मिला है। मैं जंगल में सैनिकों को भेजा था परंतु वो सब डर कर भाग आए। वो कहते हैं कि वो डकैत काफ़ी भयानक हैं और अमावस की रात नरबलि भी देते हैं। उन सैनिकों में से 2 सैनिकों को उन लोगों ने बंदी बना रखा है। 3 दिन बाद अमावस है और उस दिन उनका बलि चढ़ाया जाएगा। ये सुन सभी सभासद अचानक से चिल्ला उठते हैं, क्या? फिर कुछ देर तक सन्नाटा छा जाता है। महाराज गंभीर स्वर में कहते हैं, अब तो कई दिनों बाद रानी का जन्मदिन भी है और मैंने उनके मायके निमंत्रण भी भेज दिया है। हमारे महल में धूमधाम से उनका जन्मदिन भी मनाया जाएगा और वे लोग भी उसी रास्ते से आएंगे। दूसरी ओर हमारे 2 सैनिकों की जान खतरे में है। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। विनोद कुछ सोचने के बाद कहता है, महाराज, आप महारानी के जन्मदिन का तैयारी कीजिए और हाँ, खाने के व्यंजन में लड्डू जरूर रखिएगा। मैं खुद उन डकैतों को कल आपके सामने ले आने वाला हूँ, या यूँ कहें कि वो लोग खुद आपके पास आएंगे। महाराज खुश होकर कहते हैं, विनोद, तुम जाओगे? बताओ कितने सैनिक चाहिए तुम्हें? चाहे तो अस्तबल से घोड़े हाथी जो चाहिए ले जाओ। विनोद उत्तर देता है, महाराज, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अकेले जाकर उन डकैतों को हमारे जेल में स्वागत कर लाऊंगा। अगले दिन विनोद जंगल की ओर जाने लगता है। उसके पास एक चिट्ठी भी था जिसमें राज्य का सील मोहर लगा हुआ था। कई सारे लोग उसे घेर लेते हैं और उनके हाथों में डंडे और तलवार थे। एक बड़ा सा तगड़ा आदमी सामने आकर कहता है, लगता है ये बहुत ही अमीर है। पेट देखा है इसकी, एक दिन में शायद अकेले ही पूरे गांव का खाना खा लेता होगा। फिर वो विनोद से कहता है, ए मोटे, तेरे पास जो भी है निकाल और खुद यहाँ से निकल, वरना डाकू चित्तरंजन का नाम तो सुना ही होगा। एक तलवार की बार और तेरा काम तमाम। विनोद कहता है, अरे चीतू भाई, मैं तो तुम्हारे ही पास आ रहा था। ये देखो, यह है महाराज का आदेशनामा। यहाँ लिखा है कि जो भी डकैतों को पकड़ा देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा मिलेगा और अगर डकैत खुद महाराज के हवाले जाते हैं तो उन्हें एक को 2000 मिलेगा। चित्तरंजन थोड़ा सोचने के बाद कहता है, देख मोटे, सच कह रहा है ना तू? विनोद कहता है, चीतू भाई, भला मृत्यु के सामने आकर कौन झूठ बोलेगा? चित्तरंजन कहता है, ठीक है। फिर वो अपने आदमियों से कहता है, चलो रे साहब, कुछ दिन तक जेल की हवा खाकर आएंगे, फिर तो हम सबको 2000 स्वर्ण मुद्रा मिलने वाला है। तब और डकैती ने करनी नहीं पड़ेगी कई सालों तक। सब मिलकर विनोद के साथ महाराज के सामने उपस्थित होते हैं। महाराज तुरंत सिपाहियों को बुलाकर उन्हें जेल में भरकर पीटने को कहते हैं। चित्तरंजन आश्चर्य होकर कहता है, अरे पर ये मोटा तो कह रहा था कि हम सबको 2000 करके स्वर्ण मुद्रा मिलेगा। विनोद कहता है, थोड़ा गलत बोला चीतू भैया, मैंने 2000 स्वर्ण मुद्रा नहीं, बस 2000 मिलेगा कहा था, यानी 2000 चाबुक के कौड़े। सिपाही उन्हें जेल में ले जाते हैं। महाराज विनोद से कहते हैं, विनोद, तुम लड्डू मांग रहे थे ना, मैं भी तुम्हारे घर 2000 लड्डू भेजने का इंतजाम कर रहा हूँ। विनोद कहता है, महाराज की जय हो।